हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम में। हम लोग आरओ और एआरओ की परीक्षा को लेके अपनी तैयारी को लगातार बनाए हुए हैं। आरओ और एआरओ के सामान्य अध्ययन के लिए ये हमारा जो पोर्शन हम लोग देख रहे हैं टेस्ट सीरीज, वो है हमारी साइंस की। और इससे पहले हमने साइंस के 100 क्वेश्चन अपने सॉल्व किए हुए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 करके 50-50 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं 2 पार्ट में। ये हमारा अंतिम पार्ट है साइंस का। इसमें हम लोग बचे हुए जो 40 प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारा प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है 101 नंबर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पक्षी यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। बिल्कुल, पक्षी यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। मनुष्य की मांसपेशियों में अनाक्षी श्वसन होता है। बिल्कुल सही है ये। पीनियल ग्रंथि हमारी जैविक घड़ी को नियंत्रित करती है। जैविक घड़ी मतलब सोना, जागना, कब भूख लगना, ये जैविक घड़ी होती है ये हमारी। ये भी बिल्कुल सही है आपका। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही है। और पूछा भी हमसे क्या जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो ये तीनों ही हमारे सही हैं। देखिए, आप व्याख्या देखिए। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। पक्षी और सरीसृप यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। पक्षियों में सामान्यतः यूरिनरी ब्लैडर अनुपस्थित होता है, जबकि मनुष्य तथा उभयचर यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ध्यातव्य है कि मनुष्य ऑक्सी श्वसन ही करता है, परंतु मनुष्य की मांसपेशियों में अनाक्षी श्वसन। ऑक्सी और अनॉक्सी में अंतर होता है कि जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है वो ऑक्सी श्वसन होता है, जहाँ ऑक्सीजन का यूज नहीं होता वो अनॉक्सी श्वसन होता है, जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों में क्या लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। और वहीं पीनियल ग्रंथि हमारी जैविक घड़ी को सेट करती है, अर्थात यह हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। अतः सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, है निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है। त्वचा उपकलीय ऊतक का बना होता है। ये तो सही है आपका। पौधों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार विभज्योतक यूतक होता है। ये भी हमारा सही है। अगला है कंडरा संयोजी ऊतक हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। ये हमारा गलत है, ये हमारा सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है? तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारा सत्य नहीं है। लुक, त्वचा उपकलीय ऊतक का बना होता है, सही है हमारा। उपकलीय ऊतक मुख्य ठोस अंगों का बाहरी आवरण एवं खोखले अंगों का आंतरिक एवं बाहरी आवरण बनाता है। ठोस अंगों का बाहरी आवरण और ठोस जो खोखले होते हैं उनका आंतरिक और बाहरी दोनों आवरण बनाता है। कौन सा? उपकलीय ऊतक जो आपका होता है। पौधों में जो वृद्धि के लिए विभज्योतक ऊतक ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि यह पौधे के तने तथा जड़ के शीर्ष पर पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन कर पौधों की वृद्धि करते हैं ये। जबकि कथन 3 जो है वो असत्य है, क्योंकि कंडरा एक संयोजी ऊतक है जो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। हड्डियों से नहीं जोड़ता ये संयोजी ऊतक। ये क्या करता है? हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, जबकि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने के लिए आपका स्नायु ऊतक जो है वो जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है आपको। कौन सा आपका सही है, सूची सुमेलित करके आपको बताना है। तो हमारा देखिए, थायराइड से कौन सा हार्मोन हमारा स्रावित होता है? थायराइड से होता है इंसुलिन, ये होता है। फिर अगर देखा जाए आपका कि एक सेकंड, थायरॉक्सिन, थायराइड से क्या होता है? थायरॉक्सिन। थायराइड से हमारा, एक मिनट, ब्रश बहुत छोटा हो गया है। जस्ट मिनट।
ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते। अब देखिए आपको ठीक से दिख रहा होगा। थायराइड से निकलता है थायरॉक्सिन हमारा। हाँ, थायराइड से हमारा क्या निकलता है? थायरॉक्सिन निकलेगा। अग्नाशय से हमारा निकलता है इंसुलिन आपका, ठीक है। और अधिवृक्क से जो हमारा निकलता है वो होता है एड्रिनल, ठीक है, एड्रिनलिन। और पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन सोमेटोट्रोपिन जो होता है वो स्रावित होता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रक्त स्कंदन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रक्त स्कंदन की प्रक्रिया को देखिए हीमोस्टेटिस कहा जाता है। ऑप्शन ए हीमोस्टेटिस। इसका देखिए, रक्त स्कंदन की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जिसे हीमोस्टेट के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया में सामूहिक रूप से जो विटामिन के, कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन तथा प्लेटलेट्स इत्यादि जो है वो कार्य करते हैं। बहुत मोटा हो गया है ये पेन आपका, इसको मैं थोड़ा सा कम करती हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्रोमोसोम के बारे में आपको बताना है। देखिए, ये कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। ये डीएनए और प्रोटीन से निर्मित होते हैं, ये भी सही है। ये आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हमारे तीनों ही इसमें सही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा है निम्नलिखित में से किसने जीव द्रव्य की खोज की थी? आपको बताना है किसने प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य की खोज की थी। तो जीव द्रव्य की खोज की थी डुजार्डिन ने। देखिए आप इसका, डुजार्डिन ने जीव द्रव्य खोज की थी, जबकि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? एक कोशिकीय जीव नहीं है आपको बताना है। तो जीवाणु एक कोशिकीय है, अमीबा भी एक कोशिकीय है, पैरामीशियम भी आपका एक कोशिकीय है, जबकि आपका जो विषाणु है, वायरस, वो एक कोशिकीय जीव नहीं है। देखिए, विषाणु में कोशिका नहीं होती। यह ऐसे प्रारंभिक सूक्ष्म जीव हैं जो कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके हैं। विकल्प में शामिल अन्य सभी एक कोशिकीय जीव हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका से बना हुआ है तथा सभी जैव प्रक्रम एक ही कोशिका द्वारा संपादित किए जाते हैं। ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है उन्हें क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। नाउ वी लुक नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका संरचना, कोशिका द्रव्य में केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को जो सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य कहा जाता है। और अगला है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और अगला है कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम संरचना होती है, ये भी आपका सही है। पूछ रहा था कौन सा कथन सत्य है, तो हमारे दोनों ही, पहला और दूसरा, दोनों कथन हमारे सही हैं। ये देखिए, कोशिका की संरचना के संबंध में उपयुक्त दोनों कथन हमारे जो हैं वो सही हैं। कोशिका झिल्ली प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली और लचीली झिल्ली होती है जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका भित्ति के संबंध में क्या सही नहीं है आपको बताना है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। और यहाँ पूछा जा रहा है नहीं है, ठीक है। ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, सही है। मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, ये भी सही है आपकी। कोशिका झिल्ली की भांति ये पारगम में नहीं होती है, तो ये सही नहीं है आपका।
यह पादप कोशिका को सुरक्षा तथा आंतरिक सहारा प्रदान करती है। तो आपका सी सही नहीं है, बाकी आपके तीनों सही हैं। देखिए आप व्याख्या देखिए, कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। इसका प्रमुख कार्य कोशिका झिल्ली की रक्षा करना तथा कोशिका को सूखने से बचाना है, और अन्य सभी विकल्प आपके सही। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है? साइटोकाइनेसिस किसके विभाजन को कहा जाता है? केंद्रक के विभाजन को, कोशिका द्रव्य के विभाजन को, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोशिका द्रव्य के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। अगला देखते हैं, अगला हमारा, जीवों में घाव का भरना किस प्रकार के विभाजन का उदाहरण है? चोट लगने के बाद जो घाव भरता है तो वो किस प्रकार का उदाहरण है? वो हमारा समसूत्री विभाजन। देखिए व्याख्या देखिए, अब जीवों में घाव का भरना समसूत्री विभाजन का उदाहरण है। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप सतत कोशिकाओं के गुण मात्र कोशिकाओं के समान होते हैं। संतत कोशिकाओं मतलब जो संतत का मतलब है यहाँ जो उसकी डॉटर सेल होती हैं, उसके जो गुण होते हैं वो मदर सेल्स के समान होते हैं। यही विभाजन सभी सजीवों में वृद्धि का आधार होता है, जबकि अब अर्धसूत्री विभाजन जो होता है केवल जनन कोशिकाओं में होता है तथा इससे युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स या आर्कीबैक्टीरिया, इसमें से किसको प्राचीनतम जीवित जीवाश्म कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका आर्कीबैक्टीरिया को। ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज क्या है? जीवाणु है या विषाणु है या कवक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका विषाणु जो है वो आपका क्या है? बैक्टीरियोफेज है। देखिए बैक्टीरियोफेज जीवाणुओं के ऊपर रहने वाले विषाणु हैं। जो जीवाणुओं के ऊपर जो आश्रित रहते हैं वो विषाणु जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहने वाले विषाणु होते हैं। इनका एक प्रमुख गुण क्या होता है? जल को सड़ने से रोकना। इनका एक प्रमुख गुण जल को सड़ने से रोकना होता है। तो बैक्टीरियोफेज जीवाणु जो विषाणु जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं उन्हें कहा जाता है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण नहीं होता है? मतलब जीवाणुओं के कारण नहीं होगा यानी अलग कोई विषाणु या अलग कारण से होता है। तो कौन सा जीवाणु के कारण नहीं होता आपको बताना है। नहीं होता, केले में बंकी टॉप ऑफ बनाना रोग जो है वो जीवाणुओं के कारण नहीं होता। बाकी नींबू का कैंकर रोग, आलू का सेंथिल रोग, गेहूं का टुंडू रोग ये जीवाणुओं के कारण होता है। केले में बंकी टॉप ऑफ बनाना रोग विषाणु से होता है, जबकि विकल्प में शामिल अन्य सभी रोग जीवाणुओं से होते हैं। इसके अतिरिक्त सेब का अग्निनीरजा रोग, चावल का अंगमारी रोग तथा फलों में क्राउन गाल रोग जीवाणुओं से होते हैं। अगला प्रश्न है, नाखूनों तथा बालों में उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं केराटिनोफिलिक। केराटिनोफिलिक। देखिए नाखूनों तथा बालों में उगने वाले कवक को केराटिनोफिलिक तथा गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कोप्रोफिलस कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अध्ययन माइकोलॉजी कहा जाता है? तो जो कवक का अध्ययन है उसे माइकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो ये कहाँ से प्राप्त होता है आपको बताना है। ये रोसेला जो लाइकेन होता है उससे प्राप्त होता है। अगला देखते हैं कि अगला है 118 लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है कि लाइकेन वायु प्रदूषक के संकेतक होते हैं, ये आपका सही है, ये आपका सही है। अगला है वायु प्रदूषण वाले स्थान पर लाइकेन अधिक उगते हैं, तो
वायु प्रदूषण वाले स्थान पर लाइकेन अधिक नहीं कम उगते हैं एक्चुअली। और यहाँ पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो हमारा देखिए कौन सही नहीं है, 2 नंबर हमारा सही नहीं, यानी कि ऑप्शन बी है जो हमारा वो सही नहीं है। अगला देखते हैं, अगला है कि निम्नलिखित में से किसे अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। तो क्लोरेला को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। देखिए, अंतरिक्ष यात्रा के दौरान प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए क्लोरेला शैवाल का उपयोग जो है वो किया जाता है, जिसके कारण इसे अंतरिक्ष शैवाल जो है कहते हैं। ट्राइकोडेस्थियम इरीथ्रियम नामक नील हरित शैवाल के कारण लाल सागर का जल जो होता है वो लाल प्रतीत होता है। ये अलग आपका है, मतलब अलग चीज़ से रिलेटेड आपको बात बताई गई कि लाल सागर का जल लाल क्यों होता है प्रतीत आपको, तो ट्राइकोडेस्थियम इरीथ्रियम नामक जो नील हरित शैवाल है उसके कारण। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्म की संज्ञा दी जाती है। ये इसी तरह का एक प्रश्न अभी हम लोग इससे पहले देखे हुए हैं। इसको ये दिया जाता है साइकस को, ये ऑप्शन डी। देखिए, साइकस को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, यह एक अनावृत बीजी पौधा है क्योंकि। अगला प्रश्न देखिए कि कोशिका द्रव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कोशिका भित्त और केंद्रक के बीच पाए जाने वाला द्रव्य पदार्थ जो होता है को कोशिका द्रव्य कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, कोशिका भित्त और केंद्रक के बीच में जो द्रव्य पाया जाता है उसी को कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये सही है हमारा। कोशिका द्रव्य में ही अंतर प्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है, पाए जाते। कोशिका द्रव्य और केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ये भी आपका, इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सा, एक सेकेंड, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है। देखिए, इसमें कोई भी असत्य नहीं है, ये सब सत्य है। यहाँ पे गलती से असत्य लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए कौन सा कथन सत्य है, यहाँ होगा कौन सा कथन सत्य है। और आपके तीनों के तीनों कथन जो हैं ये सत्य हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है। जीवाणु से, बैक्टीरिया से होता है, वो होता है निमोनिया हमारा। अगला देखते हैं, क्रेब्स चक्र मनुष्य की शारीरिक क्रियाविधि के किस भाग से संबंधित है। क्रेब्स चक्र, जो क्रेब्स चक्र होता है वो मनुष्य की श्वसन तंत्र की क्रियाविधि से हमारा संबंधित होता है। देखिए अब ऑप्शन, क्रेब्स चक्र मानव श्वसन तंत्र से संबंधित है। मानव श्वसन की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स 2 चरण जो होते हैं श्वसन तंत्र में। तो जो क्रेब्स चक्र में ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त पाइरूविक अम्ल के दोनों अणुओं का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पहले जो ग्लाइकोलिसिस, जो पहले चरण में ग्लाइकोलिसिस चक्र से ग्लाइकोलिसिस जो प्राप्त होता है, उस जो प्राप्त ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त जो पाइरूविक अम्ल होता है इस चरण से जो प्राप्त, उसके जो 2 अणु होते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण कब होता है, क्रेब्स चक्र के माध्यम से। अगला देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। तो जो नियंत्रित करता है श्वसन क्रिया को, यहाँ श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने की बात पूछी जा रही, वो है हमारा पॉस वेरोलाई। देखिएगा, मानव के पश्चिम मस्तिष्क में स्थित पास वेरोलाई श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करती है। और वहीं मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है वो अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण का केंद्र है। अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम जो है
वो मुद्रा समन्वयन, संतुलन, शरीर का जो संतुलन होता है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, ये सब करता है। वहीं प्रमस्तिष्क जो सेरिब्रम होता है, ये सेरिबेलम होता है, ये सेरिब्रम होता है, ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र, सोचने, समझने और स्मरण शक्ति जैसी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा या से रुधिर का के कार्य हैं, आपको बताने हैं। ये शरीर का तापमान नियंत्रण रखता है, ये भोजन सामग्री, अंतःस्रावी एवं उत्सर्जित पदार्थों, गैसों आदि का परिवहन करता है। तो ये दोनों ही कार्य रुधिर के होते हैं और इसमें पूछा जा रहा है, सही ही पूछा जा रहा होगा, तो ये दोनों ही हमारे सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ मानव शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। इनमें से कौन सा है जो मानव शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, तो आपको बताना है इसमें से एंट अमीबा कोलाई जो है वो मानव शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। व्याख्या देखिएगा, एंट अमीबा कोलाई मनुष्य के आहार नाल के कोलोन में रहता है। कोलोन मतलब जो आंत होती है हमारी, उसमें रहता है तथा जीवाणुओं को नष्ट करने के साथ यह कभी भी रक्त कोशिकाओं या अन्य ऊतकों का भक्षण नहीं करता है। विकल्प में शामिल अन्य सभी प्रोटोजोआ मनुष्य के शरीर में बीमारियां उत्पन्न करते हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टालिका पेचिस रोग, एंट अमीबा जिनजिवैलिस पायरिया, लीशमैनिया डोनोवानी ये काला जार उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है श्वेत रक्त कणों का जीवन काल 2 से 5 दिन, तो ये हमारा सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है इसमें सुमेलित नहीं है। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है, ये बात सही है हमारी, ठीक है। जबकि अगला है शरीर के कुल भार में जल का प्रतिशत 55, ये गलत है हमारा। अगला है पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी, आपसे पूछ रहा है। जॉन साल्क, गलत है। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस, तो ये हमारा जो उत्तर सुमेलित नहीं है वो है डी ऑप्शन। 2 और 3 हमारा जो है वो सुमेलित नहीं है। व्याख्या देखिए, पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी, एल्बर्ट सेबिन ने। पोलियो टीके की खोज की थी जॉन साल्क ने। और शरीर के कुल भार में जल का जो प्रतिशत होता है वो 65% होता है, ना कि 55%। अन्य दोनों जो कथन है वो सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखिए है, अग्नाशयी रस में उपस्थित किस एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। अग्नाशयी रस में उपस्थित कौन सा एंजाइम होता है जिसके द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है हमारा, तो वो होता है ट्रिप्सिन प्रोटीन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व नहीं है। कौन सा दीर्घ मात्रक पोषक तत्व हमारा नहीं है, तो वो हमारा मैग्नीज दीर्घ मात्रक पोषक तत्व नहीं। देखिए व्याख्या देखिए आपकी, मैग्नीज लघु मात्रक पोषक तत्व है, जबकि अन्य सभी क्या है, दीर्घ मात्रक पोषक तत्व के उदाहरण हैं। किसी पौधे की वृद्धि के लिए 17 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। दीर्घ मात्रक पोषक तत्व के अंतर्गत ऐसे पोषक तत्व आते हैं जिनके पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इसमें कुल शामिल तत्व 9 हैं। दीर्घ मात्रक के अंतर्गत ऐसे पोषक तत्व आते हैं जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इसमें कुल कितने तत्व शामिल हैं, 9। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। और लघु मात्रक में देखिए, लघु मात्रक में आपके आता है लोहा, जस्ता, तांबा, निकल, मैग्नीज, बोरान, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। तो ये आप ऐसा करिएगा, देखिए पढ़ते समय कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, ये इनसे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से लघु मात्रिक पोषक तत्व हैं पौधों के लिए और कौन से आपके दीर्घ मात्रिक हैं। तो एक नोट डाउन करके अलग नोट छोटे छोटे बना लिया करिए, क्योंकि क्विकली रिवीजन के लिए आपके ज़रूरी होता है। तो कुल जो हमारे
दीर्घ मात्रक में 9 होते हैं और लघु मात्रक में कितने होते हैं? 8। और जो 9 होते हैं दीर्घ मात्रक में वो कौन कौन से होते हैं वो आपको लिख लीजिए अलग। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर। और वहीं लघु मात्रक में लोहा, जस्ता, तांबा, निकल, मैग्नीज, बोरान, मॉलिब्डेनम तथा क्लोरीन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के इंडोल एसिटिक एसिड के संश्लेषण में उपयोगी होता है? तो मैं जिंक जो होता है वो पौधों में इंडोल एसिटिक एसिड के संश्लेषण में उपयोगी होता है। देखिए व्याख्या, जिंक पौधों में इंडोल एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में उपयोगी होता है, जिसकी कमी से पौधों की लंबाई में जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है अगर इसकी कमी हो जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। लाल एवं नीले प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। ये कथन आपका सत्य है। ताप बढ़ाने के साथ प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। नहीं, ये गलत है हमारा। ताप बढ़ाने से दर की में घटने या बढ़ने में कोई वो नहीं होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है, तो हमारा एक जो है ए ऑप्शन ये हमारा सत्य है। देखिए व्याख्या, कथन 1 सत्य है जबकि कथन 2 असत्य है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 0 से 37 डिग्री सेल्सियस तक ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, परंतु 37 डिग्री सेल्सियस से उच्च ताप पर घटने लगती है ये। इसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की निम्न तीव्रता पर तो बढ़ती है, परंतु जैसे जैसे तीव्रता उच्च होती है यह घटती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनियत तापीय वर्ग का उदाहरण है? तो सरीसृप जो है अनियत तापीय वर्ग का उदाहरण है। अगला, एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन होता है हमारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है? विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन 12 साइनोकोबालामाइन और विटामिन B7 पायरिडॉक्सिन। तो आपका इसमें जो सही नहीं वो है विटामिन 7 पायरिडॉक्सिन। यहाँ पे होना चाहिए तो बायोटिन। B7 को बायोटिन कहते हैं। इसकी व्याख्या देखिए, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। पायरिडॉक्सिन B6 का रासायनिक नाम है। अन्य सभी सही सुमेलित हैं। ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन ए को विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B5 नियासिन, विटामिन B9 फोलिक एसिड, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के जो है फिलोक्यूलॉन। अगला प्रश्न देखिए, वायवीय श्वसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है? तो नहीं, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण माइटोकॉन्ड्रिया में तथा द्वितीय चरण कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। तो ये भी हमारा गलत है, उल्टा है ये। तो हमारा कौन सा सही नहीं है पूछ रहे, तो दोनों ही ये सही नहीं है। देखिए, उपयुक्त दोनों कथन सही नहीं है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। वायवीय श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में तथा द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है आपको बताना है। फफूंद, प्रोटोजोआ, जीवाणु व विषाणु। तो ये प्रोटोजोआ एक होता है, उसके कारण होता है। देखिए, मनुष्य में निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा के कारण होता है। इसके अतिरिक्त पेचिस, मलेरिया, पायरिया, कालाजार अन्य सब प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। पूछा जाता है ना जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग और आपके प्रोटोजोआ जनित रोग, उसमें से आप ये नोट डाउन करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा 137 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो जो सुमेलित नहीं है हमारा, एक सेकंड, कौन सा सुमेलित नहीं है? पीत ज्वर जीवाणु ये सुमेलित नहीं है। एस्केरियासिस निमोटेड से होता है। टीनियसिस परजीवी से, गाउट सिट्रिक अम्ल से। तो सिर्फ जो सुमेलित नहीं है वो पीत ज्वर जीवाणु से।
व्याख्या देखिए, पीत ज्वर जोता विषाणु जनित है जिसमें होमोगोगस और एडीज जाति के मच्छर इस रोग के विषाणु को मनुष्य के शरीर में पहुंचाते हैं, अन्य सभी सही सुमेलित हैं हमारे। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है स्वाइन फ्लू H5N1, बर्ड फ्लू H1N1 सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें जो सुमेलित नहीं है, दोनों ही सुमेलित नहीं है, उल्टा दिया गया है ये। देखिए उपयुक्त दोनों सुमेलित नहीं है। देखिए स्वाइन फ्लू का मुख्य कारण जो विषाणु होता है वो H1N1, जबकि बर्ड फ्लू का H5N1, मतलब अपोजिट था एक दूसरे का। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 139 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। एंथोलॉजी घासों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन में कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित आपको पूछ रहा है। तो देखिए इसमें जो सही सुमेलित है वो बी है, डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन, जबकि बाकी सब हमारे गलत हैं। देखिए इसमें क्या सही होगा वो देख लेते हैं। देखिए एंथोलॉजी में देखिए क्या होगा, पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का, ये एंथोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का, और लिम्नोलॉजी में झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन होता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकने का, वृद्धि को रोक देता है, पौधों की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है? तो ये जो हमारा होता है एब्सिसिक अम्ल जो होता है वो पौधों की वृद्धि को रोकने का कार्य करता है, जबकि साइटोकाइनिन और एथिलीन जो है ये साइटोकाइनिन बढ़ाने के काम में आता है। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था साइंस का, इस टेस्ट सीरीज का, पहली टेस्ट सीरीज का, साइंस की पहली टेस्ट सीरीज का ये अंतिम प्रश्न था। अगली और जब टेस्ट सीरीज लाएंगे आपको कराएंगे, और अगली जहाँ तक है मैं आपके लिए अर्थशास्त्र या इकोनॉमी की टेस्ट सीरीज जो है वो लेके आएंगे 140 प्रश्न उसके आपके लिए। लेकिन साथ ही साथ आप मैं हिंदी का आपको करा रही हूँ, हिंदी सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट आर के लिए, और प्लस जीएस से जो भी हो सकता है वो सारा मैं आपका कंप्लीट करा रही हूँ। अगले 1-2 दिन में आपके लिए करंट अफेयर जो भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे वो कवर कराएंगे। तो ठीक है, कीप वॉचिंग फ्रेंड्स, और बताइएगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कैसा लग रहा है आपको मेरा प्रयास, और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।